हेलो एवरीवन। आज हम लोग पॉलिटी का लेक्चर 6 का रिवीजन करने वाले हैं, जिसमें बेसिकली प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बारे में जितने भी आर्टिकल्स हैं उसका हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो देख लेते हैं कि यूनियन एग्जीक्यूटिव के अंदर क्या क्या आता है। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव के अंदर जो होते हैं वो प्रेसिडेंट आते हैं, वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, प्राइम मिनिस्टर आते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आते हैं। तो ये जो है वो यूनियन एग्जीक्यूटिव के अंदर आते हैं। ठीक। अब प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स जो स्टार्ट होते हैं वो आर्टिकल 52 से स्टार्ट होते हैं। तो आर्टिकल 52 क्या कहता है कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया का एक प्रेसिडेंट होना चाहिए। वो जो होगा वो यूनियन का हेड होगा। मतलब एक तरीके से ये जितने भी एग्जीक्यूटिव हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल, इन सब का जो हेड है वो है प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंट हेड ऑफ द कंट्री है, प्लस ये हमारे इंडिया का सबसे पहला सिटीज़न भी है, जिन्हें हम लोग डिजियोरे हेड भी बोलते हैं। प्रेसिडेंट को बोलते हैं डिजियोरे हेड और प्राइम मिनिस्टर को बोलते हैं डिफैक्टो हेड। ठीक। वही आर्टिकल 53 फिर कहता है कि प्रेसिडेंट की जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं वो आर्टिकल 52 के अंदर है कि प्रेसिडेंट के पास क्या क्या एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं। जैसे कि जो प्रेसिडेंट है वो सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस हैं। हमारे यहाँ तीन डिफेंस फोर्सेस होती हैं, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। तो उसका जो सुप्रीम कमांडर होते हैं वो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं। तो आर्टिकल 52 बात करता है कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट के बारे में, कि इंडिया का एक प्रेसिडेंट होगा। एंड 53 बात करता है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक। और प्रेसिडेंट क्या है? डिजियोरे हेड है, हेड ऑफ द कंट्री है, इंडिया का पहला सिटीजन भी कहते हैं इनको। ठीक। नेक्स्ट है आर्टिकल 54। आर्टिकल 54 क्या है? ये बात करता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में, कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा। ठीक है। अब इलेक्शन जो इलेक्टोरल कॉलेज है प्रेसिडेंट का, जो बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है कि प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज क्या है, इनके इम्पीचमेंट के में कौन कौन भाग लेता है, और फिर वाइस प्रेसिडेंट का भी पूछता है। तो अच्छे से याद रखिएगा कि प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में इलेक्टेड एमपीज़ एंड एमएलएज है। सिर्फ इलेक्टेड एमपीज़ और एमएलएज हैं, याद रखिएगा, नॉमिनेटेड नहीं। ओनली इलेक्टेड एमपीज़ और एमएलएज जो हैं वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग लेते हैं। ठीक है। आर्टिकल 55 फिर क्या कहता है कि मैनर ऑफ इलेक्शन का जो प्रोसीजर है वो कैसे होगा प्रेसिडेंट के टर्म्स में। तो इनका जो मैनर ऑफ इलेक्शन है इनडायरेक्ट इलेक्शन है। ये सबको पता है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे हम लोग डायरेक्टली प्रेसिडेंट को वोट नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, पहले अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं डायरेक्टली, फिर वो जाकर प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। तो इनडायरेक्टली हमने प्रेसिडेंट को चुना है। हमने अपने उम्मीदवार रखे, हमने अपने तरफ से कहा कि आप जाइए और आप वोट करिए जाके, और वो जाके प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग लेते हैं। ओके। नेक्स्ट इसमें जो मैनर है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव है, प्लस सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम है, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस कर लेंगे कि ये होता क्या है। और फिर एक सीक्रेट बैलेट पेपर के थ्रू नाम लेके इस बैलेट पेपर में डाल देना। जो पहले भी बहुत सारी कंट्रीज़ में अभी भी ये प्रोसेस चलता है फॉर वोटिंग। जैसे अब तो हम लोग क्या ईवीएम आने लगे, बट प्रेसिडेंट का जो वोटिंग होती है वो सीक्रेट बैलेट के थ्रू होती है। और हाँ, जो भी उम्मीदवार या जो भी पार्टिसिपेंट है प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए, उसको 50 जो है वो लोकसभा से अपने आदमी खड़े कर लेने हैं और 50 राज्यसभा से। मतलब 50 प्रपोजर्स एंड 50 सेकेंडर्स होने चाहिए। मतलब लोकसभा से उसने 50 लोगों को अपने कॉन्फिडेंस में ले लिया है, और राज्यसभा से उसने 50 लोगों को अपने कॉन्फिडेंस में ले लिया है। तो ये ज़रूरी है, तभी वो उस चुनाव के लिए खड़ा हो सकता है, अदरवाइज़ नहीं खड़ा हो सकता है। ठीक है। अब जैसे ये कोटा का है कि कोटा इलेक्शन में क्या कोटा लगता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, तो आप ये स्किप भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। इसका जो हाँ, सो ये कहता है कि टोटल वोट्स अपॉन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स +1, और इसका +1 इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है एसएससी के लिए, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि ये भी जो दो फॉर्मूले लिखे हुए हैं ये भी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट अगर आपको पता होना चाहिए कि एक एमएलए के वोट की वैल्यू क्या होती है। वो ये होती है कि टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट अपॉन नंबर ऑफ इलेक्टेड एमएलए इंटू 1/1000। ठीक। और एमपी के वैल्यू की वोट क्या होती है, एमपी के वोट की वैल्यू क्या होती है, वो टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमपीज अपॉन नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपी। ठीक। अब ये फॉर्मूले इसके बिल्कुल कर सकते हैं, सिर्फ देख सकते हैं। और नेक्स्ट अब देखते हैं आर्टिकल 56 क्या कहता है। आर्टिकल 56 जो होता है वो प्रेसिडेंट के टर्म को डिस्क्राइब करता है कि प्रेसिडेंट का जो टर्म है वो कितने साल तक का है, वो 5 साल तक का है, और वो अपना रेजिग्नेशन जो है वो वाइस प्रेसिडेंट को देगा।
ठीक। आर्टिकल 57 डिस्क्राइब करता है री इलेक्शन एनी नंबर ऑफ टाइम। जैसे हमारे इंडिया में एक प्रेसिडेंट जो है वो कई बार री इलेक्ट हो सकते हैं, बट जैसे यूएसए जैसे कंट्री में उनके पास सिर्फ 2 ही बार एक प्रेसिडेंट जो है वो 2 बार ही बन सकते हैं। जैसे बराक ओबामा अब नहीं बन सकते क्योंकि वो 2 बार बन चुके हैं। जैसे डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बन सकते हैं, और जो बिडेन जो है वो बन सकते हैं क्योंकि वो भी एक एक ही बार बने हैं। तो आर्टिकल 56 जो होता है वो प्रेसिडेंट के टर्म को बताता है। आर्टिकल 57 जो होता है वो ये कहता है कि प्रेसिडेंट कैन बी री इलेक्टेड एनी नंबर ऑफ टाइम्स। अब कुछ स्टैटिक पॉइंट ये है कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम सर्विंग टाइम प्रेसिडेंट जो रह चुके हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, और वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो एस राधाकृष्णन जी थे। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 58। आर्टिकल 58 जो होता है वो प्रेसिडेंट के क्वालिफिकेशन को डिस्क्राइब करता है। अब प्रेसिडेंट के जो कैंडिडेट प्रेसिडेंट बन सकता है वो उनके उनके क्या क्या क्वालिफिकेशंस हैं, जैसे कि भारत के नागरिक होने चाहिए, वो उनकी जो मिनिमम आयु है वो 35 ईयर्स की होनी चाहिए, मतलब 35 ईयर्स एंड प्लस, और वो लोकसभा के मेंबर के लिए क्वालिफाइड होने चाहिए। ठीक। एंड उनका कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है वो कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर सकते हैं, वही प्रेसिडेंट बन सकते हैं। और ये जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट टर्म है कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं किया गया है। तो क्वालिफिकेशन क्या है, सिटीज़न होने चाहिए, मिनिमम 35 की एज होनी चाहिए, लोकसभा के मेंबर होने चाहिए, क्वालिफाइड एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा। पर जब बन चुके होंगे तब उनको अपनी सारी मेंबरशिप, मतलब वो लोकसभा की मेंबरशिप और राज्यसभा की, अगर राज्यसभा के हैं किसी के भी हैं तो उन्हें त्यागनी पड़ेगी। ठीक है। आर्टिकल 59 क्या कहता है कि कंडीशन ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक। तो क्या क्या कंडीशंस हैं, अगर वो एक बारी प्रेसिडेंट के ऑफिस के लिए इलेक्ट हो चुके हैं तो वो ना तो लोकसभा के मेंबर हो सकते हैं ना ही राज्यसभा के मेंबर हो सकते हैं, बट प्रेसिडेंट बनने के लिए उनको जो होगा वो क्वालिफाइड होने चाहिए लोकसभा की मेंबरशिप के लिए। ठीक है। इमोल्यूमेंट्स नॉट डिमिनिश ड्यूरिंग टेन्योर, मतलब इमोल्यूमेंट्स मतलब होता है सैलरीज एंड अलाउंसेस जो हैं वो टेन्योर के दौरान उनके जितना भी कार्यकाल है उसके दौरान उनके सैलरीज एंड अलाउंसेस को कोई भी खारिज नहीं कर सकता। ठीक है। अगर मान लीजिए कि वो किसी भी प्रेसिडेंट जो वो गिल्टी फाउंड हुए हैं, तो जब तक उनका गिल्टी प्रूवन नहीं किया जाएगा, जब तक वो अपने कार्यकाल में हैं, जब तक वो अपने ऑफिस को होल्ड करते हैं, तब तक उनके सैलरी अलाउंसेस को उनसे छीना नहीं जा सकता। ठीक है। तो जल्दी से अब ब्रशअप कर लेते हैं सारे आर्टिकल्स। जैसे आर्टिकल 52 क्या कहता था, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 53 एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 54 बात करता था प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में। आर्टिकल 55 जो बात करता है वो इलेक्शन किस तरह से होगा उसके बारे में बात करता है। और आर्टिकल 56 जो होता है प्रेसिडेंट के टर्म्स, कितने ड्यूरेशन के प्रेसिडेंट का टर्म होगा। आर्टिकल 57 जो है वो री इलेक्शन के बारे में बात करता है। आर्टिकल 58 जो है वो प्रेसिडेंट के क्वालिफिकेशन के बारे में बात करता है। और आर्टिकल 59 जो है वो कंडीशन ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 60। आर्टिकल 60 जो है वो ओथ डिस्क्राइब करता है। जो ओथ जो होते हैं, प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक। आर्टिकल 61 जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट इम्पीचमेंट डिस्क्राइब करता है कि प्रेसिडेंट जो है वो कैसे इम्पीच हो सकता है। तो सबसे पहले इसके इम्पीचमेंट के प्रोसेस में सारे एमपीज़ इन्वॉल्व होते हैं, इलेक्टेड भी और नॉमिनेटेड भी। इलेक्शन में हमने पढ़ा था कि सिर्फ इलेक्टेड एमपीज़ एंड एमएलए भाग लेते हैं इलेक्शन में, बट इम्पीचमेंट में सिर्फ एमपी, सारे एमपी इलेक्टेड और नॉमिनेटेड। ठीक। इसका जो इम्पीचमेंट के लिए उनको 14 दिन की पहले से नोटिस दे दी जाएगी कि आपको इम्पीचमेंट होने वाला है, तो उनको 14 दिन के नोटिस पीरियड एक दिया जाएगा। ठीक है। रेजोल्यूशन जो होता है वो या राज्यसभा या लोकसभा कहीं भी पास हो सकता है। ठीक है। ये जो रेजोल्यूशन है साइंड बाय नॉट लेस देन 1/4 ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ द, मतलब हाउस के, अगर मान लीजिए एक हाउस में 250 लोग हैं, मान लीजिए एक हाउस में 200 लोग हैं, तो 1/4, 200 का 1/4 हिस्सा क्या होता है, 50, मतलब लगभग 50 से ज़्यादा ही लोगों ने उस रेजोल्यूशन को साइन किया होगा, तभी जाके आगे वो प्रोसीजर बढ़ेगा। एक बारी जब रेजोल्यूशन साइन हो गया फिर उसके बाद स्पेशल मेजॉरिटी होती है एक। ठीक है। जिसमें स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जाता है। स्पेशल मेजॉरिटी मतलब 2/3 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस, और फिर उसके बाद जिस भी हाउस ने रेजोल्यूशन निकाला है उसका 2/3 हिस्से, मेंबर का 2/3 हिस्सा वो वोट करना चाहिए प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के लिए। फिर जाके वो दूसरे हाउस में, जैसे मान लीजिए लोकसभा में निकला है तो लोकसभा के, मान लीजिए लोकसभा में 330 लोग हैं तो 2/3 330 का कितना होता है, 220 होता है। तो 220 मेंबर्स ने बोल दिया है कि हाँ प्रेसिडेंट को इम्पीच करना चाहिए, एंड फिर उसके बाद वो सेकंड हाउस में जाएगा सेम प्रोसेस के लिए। ठीक।
अगर सेकेंड हाउस अप्रूव कर देता है द प्रेसिडेंट को पूरी तरीके से इम्पीच कर दिया जाएगा। ठीक है, प्रेसिडेंट का जो इम्पीचमेंट होता है वो क्वाजी जुडिशियल होता है। ठीक है, मतलब इसमें जुडिशरी जो है वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट नहीं, जुडिशरी पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं हो रही है। ठीक है, अब आर्टिकल 62 कहता है इलेक्शन टू फिल वैकेंसी। एक अगर प्रेसिडेंट की पोस्ट वेकेंट हो गई है तो उसका इलेक्शन कराना ताकि वो पोस्ट वेकेंट ना रहे। तो वैकेंसी कैसे क्रिएट होती है? जब उनका टर्म कंप्लीट हो जाए, जब 5 साल के कार्यकाल ख़त्म हो जाए तब वैकेंसी आती है, या उनके कार्यकाल के दौरान ही उनकी डेथ हो जाए, या वो रिज़ाइन कर दें, या वो रिमूवल कर दें। और उन सभी केसेस में जैसे डेथ, रिज़ाइन और रिमूवल, जब तक नए प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं होते तब तक वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वो उनका ऑफिस होल्ड करते हैं, जब तक नया जो प्रेसिडेंट है वो इलेक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, अगर वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो फिर से देखते हैं आर्टिकल 60 ओथ देता है। आर्टिकल 61 इम्पीचमेंट में सारे एमपीज़ आते हैं जो इलेक्टेड भी और नॉमिनेटेड भी, बट इलेक्शन में इलेक्टेड एमपीज़ एंड एमएलए सिर्फ आते थे, नॉमिनेटेड नहीं थे। ठीक है, एंड 62 बात करता है इलेक्शन टू फिल द वैकेंसी। ठीक, अब जल्दी से हम लोग 52 से 62 आर्टिकल्स जो उनकी ट्रिक देख लेते हैं। इंग्लिश में पहले देखते हैं। इंग्लिश में यह है कि प्रेम ट्रैक कम सून, प्रेम ठीक ट्रैक कम इन टाइम। ठीक, कम इन टाइम, प्रेम ट्रैक कम इन टाइम। अब प्रे से तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक, फिर ई से एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। ठीक है, यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट की। ई से फिर इलेक्शन है, ई से इलेक्शन है। ठीक है, एम से है मैनर ऑफ इलेक्शन। तो प्रेम से क्या हो, पी आर से हो गया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ई से हो गया एग्जीक्यूटिव पावर, फिर ई से इलेक्शन है, फिर एम से मैनर ऑफ इलेक्शन है। ठीक है, फिर टी से है टर्म, प्रेसिडेंट का टर्म। आर ई से हम लोग री इलेक्शन देख सकते हैं। ठीक, फिर उसके बाद ट्रैक क्यू से हम लोग क्वालिफिकेशन, प्रेसिडेंट की क्या क्वालिफिकेशंस हैं कि वो प्रेसिडेंट बन सकते हैं। फिर सी से कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस। ठीक है, फिर ओ से हम लोग देख सकते हैं ओथ, और इन से इम्पीचमेंट, एंड टाइम से टाइम ऑफ होल्डिंग टू फिल द वैकेंसी। ठीक है, तो प्रेम ट्रैक कम सून। अब हिंदी में इसकी ट्रिक है पकानी कोका दुयो दशम, पकानी कोका दुयो दशम। प से पद, मतलब प्रेसिडेंट का पद होता है जो 52 आर्टिकल में बात करता है। क से कार्यपालिका मतलब एग्जीक्यूटिव पावर 53 आर्टिकल। नी से निर्वाचन, निर्वाचन मतलब इलेक्शन होता है 54 आर्टिकल्स। को से कोटा, जो भी प्रेसिडेंट का मैनर ऑफ इलेक्शन होता है, कैसे इलेक्ट होता है वो। फिर क से कार्यकाल, उसके टेन्योर के बारे में बात करता है, टर्म के बारे में। फिर द से दोबारा री इलेक्शन के बारे में बात करता है। यो से योग्यता, उसकी क्वालिफिकेशंस के बारे में बात करेगा 58 आर्टिकल। फिर दशम, द से है दशाएं 59 आर्टिकल, मतलब जो भी कंडीशंस है प्रेसिडेंट के ऑफिस को करने की वो दशाएं। श से शपथ, ओथ, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं। और माँ से महाभियोग यानी इम्पीचमेंट। तो ये थे ट्रिक याद करने की, जिस्ट सारे प्रेसिडेंट को के आर्टिकल्स को याद करने की। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें अब सारे प्रेसिडेंट को पता होना चाहिए कि कौन सी, क्योंकि इसी साल मेंस में पूछ लिया गया था कि भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन है, तो वो जाकिर हुसैन जी थे। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, तीसरे जाकिर, तो पहले राजेंद्र प्रसाद जी, सेकंड है एस राधा कृष्णा जी, फिर थर्ड थे जाकिर हुसैन जी। फिर उसके बाद वी गिरी और एम हिदायतुल्लाह जी जो थे वो एक्टिंग प्रेसिडेंट थे, मतलब जाकिर हुसैन जी के एक्ट किया था उन्होंने। ठीक है, फिर उसके बाद वी गिरी को बना दिया गया था। फिर फ़खरुद्दीन अली अहमद 5th प्रेसिडेंट, BD जट्टी अगेन एक्टिंग प्रेसिडेंट थे। और फिर नीलम संजीवा रेड्डी जी थे वो 6th प्रेसिडेंट। ज्ञानी जेल सिंह 7th, R वेंकट रमन 8th, ST शर्मा शंकर दयाल शर्मा जी 9th, KR नारायण 10th, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी 11th, फिर प्रतिभा पाटिल जी 12th थी, प्रणब मुखर्जी जी 13th, फिर रामनाथ कोविंद 14th प्रेसिडेंट, एंड देन द्रौपदी मुर्मू द करंट 15th प्रेसिडेंट। ठीक, तो बहुत इंपॉर्टेंट है सारे प्रेसिडेंट को हम लोग को याद करना कि कौन से किस नंबर के प्रेसिडेंट थे। ओके, सो अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं वाइस प्रेसिडेंट, अनदर एग्जीक्यूटिव पर्सन, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में कि वाइस प्रेसिडेंट के क्या
कौन से आर्टिकल्स हैं, बहुत छोटे मतलब बहुत छोटे इनके आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल नंबर्स हैं। जैसे आर्टिकल 63 वो बात करता है, जैसे 52 बात करता था प्रेसिडेंट के बारे में, 63 बात करता है कि वाइस प्रेसिडेंट हो। 64 जो है वो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है। जैसे लोकसभा के जो चेयरमैन हैं वो स्पीकर होते हैं, वैसे राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं वो वाइस प्रेसिडेंट हैं। 65 है वही कि वीपी वाइस प्रेसिडेंट टू एक्ट एज अ प्रेसिडेंट ड्यूरिंग वैकेंसी। हम लोग ने पहले डिस्कस किया था प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स में कि जब प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है वो वेकेंट हो जाती है, यानी जब उनकी या तो प्रेसिडेंट की डेथ हो जाए या रिज़ाइन कर दिया उन्होंने या उनका इम्पीचमेंट हो गया, तो उस दौरान उनका ऑफिस जो वेकेंट होता है उसको जो फिल करते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट है। तो 65 बात करता है वाइस प्रेसिडेंट टू एक्ट एज अ प्रेसिडेंट ड्यूरिंग वैकेंसी। 66 है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन। अब प्रेसिडेंट के इलेक्शन में क्या थे, ऑल इलेक्टेड एमपीज़ एंड एमएलएस थे, और वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो सारे सिर्फ एमपी, इस ऑल एमपी में सब आ जाते हैं, इलेक्टेड भी नॉमिनेटेड भी, यानी ये वही इलेक्टोरल कॉलेज है जो इम्पीचमेंट में, प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट में ऑल एमपीज़ थे, इलेक्टेड नॉमिनेटेड बोथ। वैसे वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में सारे एमपीज़ होंगे, इलेक्टेड भी और नॉमिनेटेड भी। इनका भी सिस्टम सेम ही है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। अब जैसे उसमें हम लोग ने प्रेसिडेंट में पढ़ा था कि 50 लोकसभा से आने चाहिए और 50 राज्यसभा से, और यहाँ पे 20-20 मतलब 20 लोकसभा से 20 राज्यसभा से उनको अपना कॉन्फिडेंस गेन करना पड़ेगा इतने लोगों का। ठीक है, फिर अगेन सब मेन पॉइंट है कि ये ना तो लोकसभा का मेंबर होंगे ना ही राज्यसभा के मेंबर होंगे। अब फिर 66 में ही इनकी एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर लेता है। वो कहते हैं कि इंडिया के सिटीज़न होने चाहिए, इनकी 35 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए, ये मेंबर ऑफ राज्यसभा होने चाहिए। जैसे वो जो थे प्रेसिडेंट जो थे वो लोकसभा के मेंबर के लिए क्वालिफाइड होने चाहिए, ठीक, और ये राज्यसभा के मेंबर होने चाहिए। ठीक है, फिर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट तो पहले भी ये था कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है वो होल्ड नहीं करने चाहिए। ठीक है, तो ये है 66 के अंदर सब क्लॉज 1 कहता है इलेक्टोरल कॉलेज क्या है वाइस प्रेसिडेंट का, तो ऑल एमपीज़, और मैनर ऑफ इलेक्शन क्या है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्लस सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। ठीक है, सेकंड क्लॉज क्या कहता है कि वो ना तो राज्यसभा के मेंबर होने चाहिए ना तो लोकसभा के मेंबर होने चाहिए। इनकी एलिजिबिलिटी क्या है, सिटीज़न ऑफ इंडिया है, 35 ईयर्स ऑफ एज है, राज्यसभा के मेंबर हैं, ये होने चाहिए, एंड फिर इनके पास कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होनी चाहिए। 20 लोकसभा से प्रपोजर होने चाहिए और 20 राज्यसभा से सेकेंडर होने चाहिए। ठीक, नेक्स्ट आर्टिकल 67। आर्टिकल 67 के टेन्योर की बात करेगा, 5 साल का इनका कार्यकाल होता है। ठीक है, अब इसी के अंदर सब क्लॉज ए कहता है कि अगर ये रिज़ाइन करते हैं तो ये प्रेसिडेंट को अपना इस्तीफ़ा देते हैं। ठीक है, इनका जो रिमूवल होता है वो इनका जो रिमूवल का जो रेजोल्यूशन है वो सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में ही इनिशिएट किया जाएगा। ठीक, फिर वहाँ पे उनकी सारे मेंबर्स की मेजॉरिटी ले जाएगी, मतलब इफ़ेक्टिव मेजॉरिटी, मतलब अगर 200 लोग हैं तो उसका जो मेजॉरिटी वोट मिलना चाहिए रिमूवल के लिए। फिर उसके बाद लोकसभा से अग्रीमेंट लिया जाएगा, तब जाके इनको रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, थर्ड क्लॉज कहता है कि ही रिमेन इन द ऑफिस टिल नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट डजंट कम। वो तब तक अपने ऑफिस में रहेंगे जब तक कि अगले जो उपराष्ट्रपति हैं वो नहीं आ जाते हैं। तो 67 जो है वो टर्म के बारे में बात करेगा, जिसका सब क्लॉज ए कहता है कि प्रेसिडेंट ये अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देंगे। इनका रिमूवल जो होगा वो इनका रिमूवल के बारे में बात करेगा कि पहले जो भी रेजोल्यूशन है वो सिर्फ राज्यसभा में ही इनिशिएट किया जाएगा, फिर राज्यसभा में इफेक्टिव मेजॉरिटी करी जाएगी, फिर जाके वो लोकसभा से अग्रीमेंट लिया जाएगा कि हाँ इनको करें कि रिमूव करे जाएंगे कि नहीं करे जाएंगे। फिर तब तक ये अपने सब क्लॉज सी बात करता है कि तब तक वाइस प्रेसिडेंट अपने ऑफिस में रहेंगे जब तक कि दूसरे जो उपराष्ट्रपति हैं वो नहीं इलेक्ट हो जाते हैं। ठीक, फिर 68 कहता है कि टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी। अगेन इनकी भी वैकेंसी क्रिएट होती है तब इलेक्शन, मतलब 60 दिन के अंदर नए उपराष्ट्रपति आ जाने चाहिए। मान लीजिए उनकी पोस्ट वैकेंट हो गई या इन्होंने रिज़ाइन दे दिया, फिर भी रिज़ाइन देने के बाद जैसे ना नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ता है, तो इनको 60 डेज़ का नोटिस पीरियड मैक्सिमम 60 डेज़ का नोटिस पीरियड होता है कि इसके अंदर ही 60 डेज़ के अंदर ही एक नया उपराष्ट्रपति इलेक्ट हो जाना चाहिए। ओके, 69 ओथ देखता है। ओथ ये प्रेसिडेंट इनको ओथ दिलाते हैं।
70 जो है वो डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट्स फंक्शन, जब वैकेंसी के टाइम पे, प्रेसिडेंट की वैकेंसी के टाइम में जो प्रेसिडेंट के जो फंक्शंस हैं वो वाइस प्रेसिडेंट के फंक्शंस बन जाते हैं। ठीक, तो क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट जो वो एक्टिंग प्रेसिडेंट हो जाते हैं, इस वजह से वो प्रेसिडेंट के फंक्शंस को के बारे में 70 में डिस्क्राइब किया गया है। आर्टिकल 71, ऑल डाउट्स एंड डिस्प्यूट्स इन केस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट शैल बी इंक्वायर्ड एंड डिसाइडेड इन सुप्रीम कोर्ट ओनली। मतलब जितने भी इलेक्शन रिलेटेड डाउट्स हैं या डिस्प्यूट्स हैं प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड, वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही इंक्वायरी और डिसाइड किए जाएंगे। ठीक, अब फिर से देख लेते हैं सारे आर्टिकल्स की। आर्टिकल नंबर 63 क्या कहता है? 63 बोलता था वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। 64 जो है वो ये कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है। 65 जो है वो ये कहते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट जो होता है ही विल एक्ट एज अ एक्टिंग प्रेसिडेंट की तरह काम करेगा प्रेसिडेंट की वैकेंसी में। 66 जो होता है इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट बताता है, और जिसका सब क्लॉज 1 उसके इलेक्टोरल कॉलेज और मैनर ऑफ इलेक्शन के बारे में बताएगा। और सेकंड सब क्लॉज बताता है कि वो ना तो राज्यसभा का मेंबर होना चाहिए ना ही लोकसभा का। थर्ड जो है वो उनकी एलिजिबिलिटी बताएंगे कि एलिजिबिलिटी क्या, एलिजिबिलिटी की इंडिया के सिटीज़न होने चाहिए, 35 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए, राज्यसभा के मेंबर होने चाहिए, इनके पास कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, और 20 प्रपोजर्स यानी 20 लोकसभा से और 20 राज्यसभा से इनके पास लोग होने चाहिए जो इनके लिए खड़े होंगे या इनके लिए जो वोट करेंगे। ठीक है। 67 आर्टिकल कहता है कि इनका टेन्योर, जिसका सब क्लॉज 1 रिज़ाइन, ये रिज़ाइन प्रेसिडेंट को देते हैं। फिर सब क्लॉज बी इनका रिमूवल कहता है। कैसे रिमूवल होता है? वो ऐसे होता है कि ये अपना जो रेजोल्यूशन है सिर्फ राज्यसभा में ही इनिशिएट किया जा सकता है। फिर राज्यसभा में मेजॉरिटी देखी जाती है कि अगर मेजॉरिटी मिल गई इस रेजोल्यूशन को, तब जाके वो राज्यसभा में लोकसभा में जाता है, जहाँ पे उसका अग्रीमेंट लिया जाता है, फिर जाके इनको रिमूव कर दिया जाता है। हाँ, फिर सी क्लॉज कहता है कि ये तब तक अपने ऑफिस में रहते हैं जब तक कि नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट नहीं आ जाता है। देन आर्टिकल 68 कहता है कि टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी, 60 डेज़ का मैक्सिमम टाइम होता है कि 60 डेज़ के अंदर एक नया वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट हो जाना चाहिए। 69 ये ओथ देते हैं प्रेसिडेंट को। 70 प्रेसिडेंट के फंक्शन को डिस्चार्ज करना, मतलब प्रेसिडेंट का जो भी फंक्शन है ड्यूरिंग वैकेंसी, जब प्रेसिडेंट की क्रिएट हो जाती है तो वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करता है प्रेसिडेंट के तौर पे, तब जो उनके फंक्शंस होते हैं वो आर्टिकल 70 में दिए गए हैं। देन 71 जो है वो जितने भी इलेक्शन रिलेटेड डाउट्स या डिस्प्यूट्स हैं प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट में, वो सिर्फ और सिर्फ इंक्वायर या डिसाइड किए जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम क्या होता है। सबसे पहले तो ये जो सिस्टम है वो 3 लोगों के चुनाव में यूज़ होता है, एक तो प्रेसिडेंट, फिर दूसरा वाइस प्रेसिडेंट, और तीसरे हैं राज्यसभा के मेंबर्स। ठीक, तो सबसे पहले इसमें क्या होता है कि प्रेफरेंस बेस्ड वोटिंग होती है, फिर कोटा चेक किया जाता है, और फिर ये देखा जाता है कि जब कोटा एक किसी ने पा लिया, फिर वो उनका जो वोट है वो ट्रांसफ़र हो जाता है। ये बहुत डेप्थ में है, तो सबसे पहले तो बस इतना याद रखिए कि इसमें जो है वो प्रेफरेंस बेस्ड वोटिंग होती है। ठीक है, इसमें जो वोटिंग होती है वो प्रेफरेंस बेस्ड होती है। ठीक, नेक्स्ट है आर्टिकल 72 कहता है कि प्रेसिडेंट की जो पार्डनिंग पावर है, वो पार्डनिंग पावर जो माफ़ करने की पावर होती है, वो आर्टिकल 72 में दी गई है। और जो गवर्नर की 161 इम्पॉर्टेंट, 72 प्रेसिडेंट, गवर्नर के लिए आर्टिकल 161। अब डिफरेंस क्या है प्रेसिडेंट के पार्डनिंग पावर और गवर्नर के पार्डनिंग पावर में? ये है कि जो गवर्नर जो है वो डेथ सेंटेंस या कोर्ट मार्शल को पार्डन नहीं कर सकता है। ठीक है, प्रेसिडेंट कर सकता है। ठीक है, किसी के डेथ सेंटेंस को गवर्नर जो है वो पार्डन नहीं कर सकता है। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं जितने भी वाइस प्रेसिडेंट हैं। हमारे पहले वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर एस राधाकृष्ण जी थे, सेकंड जाकिर हुसैन, अगेन थर्ड वीवी गिरी, इंपॉर्टेंट वन वीवी गिरी। ये भी पूछा गया था इसी साल सीजल मेंस में कि वीवी गिरी जो थे वो थर्ड वाइस प्रेसिडेंट हैं। गोपाल स्वरूप पाठक, बीबी जट्टी, देन 6th थे एम हिदायतुल्ला, 7th आर वेंकटरामन, 8th एस टी शर्मा, 9th के आर नारायण, 10th वॉज कृष्णकांत जी, 11th बी एस शेखावत, भैरव सिंह शेखावत, 12th जो मोहम्मद हामिद अंसारी जी, 13th वेंकैया नायडू, एंड 14th जगदीप धनखड़ जी। ठीक, तो ये वाइस प्रेसिडेंट है हमारे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपका प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का रिविजन भी हो गया हो। एंड स्टे ट्यून्ड इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।